यमन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यमन पे सऊदी अरब ने और यूएई ने, जो उनका कोलिशन है, उसने हमला बहुत तेज़ कर दिया है और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये हो रहा है। और आज जो होने वाला अटैक है उसके बारे में ये रिपोर्ट किया गया है और बहुत सारे अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, डीडब्ल्यू न्यूज़ ने, फ्रांस 24 ने इसको रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया, अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया, जबकि टीआरटी वर्ल्ड भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जो बड़ा हमला हुआ है वो एक जेल के ऊपर हुआ है और उस हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 200 के करीब लोग या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। और कुछ अखबारात ये लिख रहे हैं कि 70 के करीब लोग इस हमले के अंदर जाँ बहक हुए हैं। और ये एरियल स्ट्राइक थी, यानी ये एयरफोर्स का अटैक था और बड़ा खौफनाक हमला था। ये मैं आपको याद दिला दूं कि यमन के अंदर जो हौसी कबाइल मौजूद हैं, जिनको हौसी बागी भी कहते हैं, उनकी सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ एक बड़ी पुरानी लड़ाई चल रही है। इनको ईरान की सपोर्ट हासिल है और जब जो बाइडन इक़्तिदार में आए थे आज से 1 साल पहले, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो किसी किस्म की जो पाबंदी है इनके ऊपर, या जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ था, उससे इनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट नया आया है और ये नया स्टेटमेंट जो है वो भी जो बाइडन का है। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि जो हौसी मलेशिया है या जो हौसी कबाइल हैं या जो लड़ रहे हैं सऊदी अरब और यूएई के साथ, उनको दोबारा दहशतगर्द ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो अमेरिका ने भी अपना वोट जो है वो सऊदी अरब और यूएई के पलड़े में डाल दिया है। और अक्सर हम ये सुनते हैं कि हौसी कबाइल की जानिब से या उनके जो हौसी बागी हैं उनकी जानिब से अटैक किया जाता है सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर भी, और यूएई के ऊपर भी हाल ही में कुछ हमले रिपोर्ट हुए हैं और उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्होंने कबूल की है। तो ये बड़े खौफनाक अटैक किए गए हैं यूएई और सऊदी अरब की जानिब से, जिनके अंदर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है और दुनिया भर का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है, मलबे से अभी तक लाशें निकाली जा रही हैं और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है और इसको मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो अहमद मोहम्मद महत जो हैं, जो फ्रांसीसी हेड ऑफ मिशन है MSF के, ये जो MSF है ये मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है, ये तंजीम है फ्रांस की, और इनके जो हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार लाशें निकाली जा रही हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी है। और साथ ही साथ एक और इशू जो हुआ वो ये कि सऊदी अरब ने और यूएई ने अटैक किया है एक ऐसी फैसिलिटी के ऊपर जहाँ से तमाम तर इंटरनेट इस पूरे मुल्क का वो ख़त्म हो गया है। किसी किस्म का राब्ता अब उनके साथ इंटरनेट का मौजूद नहीं है और उसकी वजह से बैरूनी दुनिया से इनका राब्ता भी कट गया है यमन का। और जो हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल चलने वाला एक टीवी चैनल है उसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि यहाँ पे लाशों का ढेर है और बहुत सारा मलबा है और बड़ी खौफनाक तरीन जो है एरियल स्ट्राइक्स की गई हैं सऊदी अरब और यूएई की जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से। बहरहाल ये एक लड़ाई है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है, इसको यहाँ पे रिपोर्ट करना ज़रूरी था। मैंने आपको बता दिया कि यमन में जो लड़ाई चल रही है उसमें शिद्दत आ चुकी है और कई मरतबा हौसियों की जानिब से हमले किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं सऊदी अरब और यूएई के ऊपर, और वो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने ये अटैक किए हैं और दूसरी जानिब अब उनके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो खून बहता है वो मुसलमानों का है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चीज़ ऐसा लगता है ख्वाब बन कर रह गई है और मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में और उनकी वजह से खून रेज़ी हो रही है, मुसलमानों का खून बह रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक तो जो नूर मुकद्दम केस है जिसके ऊपर शुरू में बहुत वावेला हुआ था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि लोग शायद इस केस को भूलते जा रहे हैं। मैंने आपसे तब भी वादा किया था कि जब तक मुलजिम को सज़ा नहीं हो जाएगी मैं इसको रिपोर्ट करता रहूँगा, वादा पूरा मैं करता रहता हूँ। जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। मैंने आपको काफ़ी पहले ये कहा था कि वो पागल बनने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसको ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर किया जाए और उसके बाद उसको निकाला जाए और फिर किसी ज़हनी मरीज़ों के अस्पताल में भेजा जाए, कम्युनिटी सेंटर में उसको भेजा जाए, इसकी जान बच सके और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से भागने की, बाहर जाने की भी कोशिश करेगा।
शुरू में वो जज साहब के सामने उल्ट पटांग रखते करता रहा, उसके बाद वो पुलिस वालों का कभी गिरेबान पकड़ता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। तो इसके जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट भी होते रहे हैं, डॉक्टर इसको चेक भी करते रहे हैं। पिछली पेशी पे यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस या उनका निज़ाम भी अब इसको सपोर्ट कर रहा है। यानी पिछली पेशी पे ये आ नहीं सक रहा था तो पुलिस वाले इसको एक कुर्सी के ऊपर बैठा के, तो कुर्सी को दोनों तरफ से पुलिस वालों ने उठाया हुआ था और इसको उठा कर लेकर आए अदालत के अंदर, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई जनाब कि ये तो ज़हनी मरीज़ हो गया और इसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। फिर अब जो इस्तीफ़ा लेकर आए तो उससे एक स्टेज और आगे चले गए, और बड़े दिमाग काम करते हैं इनके और बड़े लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं। स्ट्रेचर के ऊपर डाल के इसको हथकड़ियाँ लगा के ऐसे लेटा हुआ था और वो स्ट्रेचर पे डाल के हथकड़ियाँ लगा कर इस्तीफ़ा लेकर आए ताकि ये साबित किया जा सके कमरा अदालत के अंदर कि ये आदमी पागल हो गया है, इसकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता कानून की नज़र में इसको बचाने की कोशिश की जाए। अब अडयाला जेल अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने नूर मुकद्दम केस के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट करार दे दिया है। यानी इसको तो जूते मार के लाना चाहिए कि उठ के खड़ा होकर अपने पैरों पे चल के जा, तो पुलिस उसको कभी कुर्सी पे बिठा के ला रही है, कभी पुलिस उसको स्ट्रेचर पे डाल के ला रही है। ऐसा लगता है अगली दफ़ा इसको घसीटते हुए लेकर आएंगे, और इसको तो सज़ा होनी चाहिए जितना जुल्म इसने किया है। दौरान समाअत डॉक्टर ने ज़ाहिर जाफ़र से मुताल्लिक रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में जमा कराई, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात मौजूद थी। डॉक्टरों ने अपनी राय दी कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का कई मरतबा मेडिकल चेकअप किया गया है, माहिर नफ्सियात ने भी मुआयना किया है और मुलजिम को मुकम्मल तौर पे फिट करार दिया गया है। और देखें अब आप तरीका वारदात चेक करें कि कैसे ये बेवकूफ़ बनाते हैं, और पुलिस वाले भी इनके हाथों में खेल रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को डॉक्टर कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फिट है, फिर उसका हुलिया अजीब सा बिगाड़ के, उसके बाल बिखरा के, उसको अजीबोगरीब सूरत हाल में डाल के पहले उसको कुर्सी पे बिठा कर लेकर आते हैं, फिर उसको स्ट्रेचर पे डाल कर लेकर आते हैं। तो पैसा है, पैसा बोलता, बहुत पैसा है उसके बाप के पास, तो ऐसा लगता है कि उसके बाप का पैसा बोल रहा है। तो इससे पहले कि नाइंसाफ़ी हो जाए हम इसको रिपोर्ट करते रहेंगे, और उन डॉक्टर्स को भी शाबाश जिन्होंने सही रिपोर्टें बनाकर दी हैं, वरना डॉक्टर्स को, मेडिकल के निज़ाम को, सबको ख़रीदने की काबिलियत है उसके बाप में, लेकिन एक बात है कि सब कुछ बिकाऊ नहीं होता। तो इन डॉक्टर्स को शाबाश जिन्होंने सही रिपोर्ट बनाकर अदालत में जमा करवाई है। एक और ख़बर है, और बड़ी ख़बर है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारत का हुजम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए ये होगा, पाकिस्तान का जो माशी मुस्तकबिल है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में चीन में और पाकिस्तान में तजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे, लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान का जो ज़्यादा तजारत है वो यूरोप और अमेरिका के साथ रहती थी, चाइना के साथ उतनी ज़्यादा नहीं थी। चाइना से हम ज़्यादा चीज़ें मंगवाते थे, बहुत कम चीज़ें भेजते थे। लेकिन अभी कुछ ताज़ा अदाद-ओ-शुमार आए हैं, और 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की पाकिस्तान को जो दरामदात और बरामदात की कुल मालियत में सालाना 59.1% इजाफा हुआ है, यानी लगभग 60% का इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जो चीज़ें चाइना को भेजता है वो 57.8%, और जो पाकिस्तान चाइना से चीज़ें मंगवाता है वो 68.9% बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान को हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए, इंपोर्ट कम करनी चाहिए। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा, लेकिन चीन के साथ दरामदात और बरामदात का बढ़ जाना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, खुशाइन खबर है। खित्ते के अंदर पाकिस्तान जितनी अच्छी मार्केटें, जितनी ज़्यादा मार्केट्स ढूंढेगा, उतना ज़्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। एक और खबर बिल गेट्स की जानिब से है। बिल गेट ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की है, और तारीफ़ के अल्फाज में की है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हालिया कोशिशों को बहुत ज़्यादा सराहा है। इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के अपने अज़म को दोहराया है। उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीनेशन की कामयाब मुहिम को सराहते हुए बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी भी करवाई। बिल गेट्स ने इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल की, और इस पर इन दोनों की गुफ्तगू हुई, और दोनों ने शराकत दारी के मकासद के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और आलमी वबा कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यानी इमरान खान साहब का बिल गेट के साथ कंटिन्यूसली रब्ता है, और अगर आप गौर करें तो माजी में किसी हुक्मरान के साथ ये लोग ऐसे रब्ता नहीं रखते थे।
अगर मियाँ साहब के साथ रब्ता होता बिल गेट्स का या जरदारी साहब के साथ होता तो उनकी फैमिली अब तक कोई ना कोई बिजनेस बिल गेट के साथ शुरू कर चुकी होती। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो रियली में कोविड के ऊपर और बात कर रहे हैं पोलियो के खात्मे के ऊपर, तो फिर बिल गेट्स भी दूसरी तरफ से गर्मजोशी दिखाता है और वो इस सिलसिले में शामिल रहता है बातचीत के, और किसी हुक्मरान के साथ ऐसा नहीं होता। एक और अच्छी खबर है और ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि वज़ीर आज़म ने 5.37% GDP ग्रोथ पर अपनी टीम को मुबारकबाद दी है। अब ये एकदम हिला देने वाली खबर है। अच्छा, GDP कहते हैं किसको है? GDP कहते हैं जी कि आप जो कुछ भी पैदा करते हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो खिदमात है चाहे वो प्रोडक्शन है, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी टोटल मालियत को GDP कहते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स ने कितना काम किया, दर्जियों ने कितना काम किया, मिसाल के तौर पे और बहुत सारी कंपनी हैं उन्होंने कितना काम किया, गाड़ियाँ कितनी बनी, मोबाइल फ़ोन कितने बने, कपड़े कितने बने, प्रोडक्शन कितनी हुई, पैदावार कितनी हुई, इन सारी चीज़ों की जब मालियत को आप इकट्ठा करते हैं, खिदमात और प्रोडक्शन, जब आप इनको इकट्ठा करते हैं तो फिर आपके पास जो उसका टोटल वॉल्यूम आता है उसको GDP कहते हैं किसी मुल्क की। तो GDP की ग्रोथ जो है वो 5.37% कही जा रही है, ये 3 बरसों के अंदर है, और इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कोरोना वायरस के बावजूद। और ये अगर ऐसे है और ये खबर दुरुस्त है और ये आदाद शुमार ठीक है, तो ये हुकूमत बहुत बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि कोविड के दौरान भी 5.37 की GDP ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी, उसको करना भी चाहिए, लेकिन आदाद शुमार के साथ और हक़ाइक़ के साथ आएँ और मीडिया में साबित करें कि हुकूमत झूठ बोल रही है। क्योंकि हुकूमत ने यह दावा किया है, और सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया, खबर यह है कि कोरोना वायरस की वबा में मौसर इक़दाम करने पर पाकिस्तान ने इकोनॉमिस्ट नॉर्मेल्सी इंडेक्स में दूसरी पोजीशन हासिल की है। द इकोनॉमिस्ट नॉर्मेल्सी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना की वबा के बायस आयद लॉकडाउन के खात्मे पर इक़्तिसादी और माशरती सरगर्मियों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन वाहिद ममालिक में से है जो तीनों रैंकिंग्स के अंदर पहले 3 नंबर पे आए हैं, यानी वाहिद मुल्क है जो 3 मरतबा उन्होंने रैंकिंग की और तीनों मरतबा पाकिस्तान पहली 3 पोजीशंस पे ही आया। पहली मरतबा जब उन्होंने किया था पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान दूसरी दफ़ा जब जायज़ा लिया था तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आया था। और मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के ख़िलाफ़ इक़दाम, कोविड में कमी या इजाफे की बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई थी। और द इकोनॉमिस्ट नॉर्मेल्सी इंडेक्स में कोरोना वबा के दौरान कोरोना के बाद सरगर्मियों की बहाली के हवाले से 50 ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान उनमें टॉप 3 में हमेशा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तियाज़ है। जबकि GDP ग्रोथ जो है वो इमरान खान साहब का क्लेम है, अपोजिशन उसको चैलेंज कर सकती है, देखते हैं वो कैसे चैलेंज करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है इकॉनमी को समझने वालों के लिए भी, और अगर तो इतनी GDP ग्रोथ है तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, रोज़गार भी बढ़ सकता है और लोगों को मौके भी ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, मैंने आपको एक खबर दी थी, आज से लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इतना अर्सा पहले खबर दी थी, उसकी तस्दीक अब कर दी गई है। और ये खबर की तस्दीक मैं अकेला नहीं कर रहा, बहुत सारे इदारे इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। और ख़बर की तस्दीक ये की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, डॉक्टर्स की एक बोर्ड बनाया गया, और उस बोर्ड को ये फ़ैसला करना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो रिपोर्टें भिजवाई हैं या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, क्या उससे ये मुतमिन होते हैं या नहीं होते। तो उन्होंने साफ कह दिया जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मेडिकल रिपोर्टें बनाई हैं उनसे कोई मुतमिन नहीं है महकमा सेहत पंजाब का, और जो बोर्ड है वो मुतमिन नहीं है। सीनियर 3 डॉक्टर्स का ये बोर्ड था। अब मेरी खबर की तस्दीक कैसे हो रही मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप ये खबर सुन लें। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स और वापसी के मामले पर तहकीकात मुकम्मल कर दी। बोर्ड ने रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवा दी। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, इनकी रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खाते पीते चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। सेहत खराबी का कहकर लंदन रवाना हुए थे, लेकिन उनका रहन सहन बीमारों वाला नहीं है। जो मेडिकल बोर्ड है उसने नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक मुहैया दस्तावेज़ात को नाकाफ़ी करार दिया था कि सेहत से मुतालिक दस्तावेज़ात महज एक डॉक्टर की खतो किताबत है।
और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के कौन से टेस्ट कब हुए और क्या सामने आया, ये रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। जबकि प्लेटलेट्स, बोन मैरो टेस्ट और इसके समेत दीगर टेस्ट मेडिकल इश्यूज की रिपोर्ट पर भी मौजूद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या कहा था। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ भिजवा रहे हैं एक डॉक्टर की एडवाइस या डॉक्टर की खतो किताबत, वो नहीं दे रहे अपनी लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें। जब वो पाकिस्तान में थे तो रोजाना लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर अदनान ट्विटर पे डाल देता था। जब से वो पाकिस्तान पे गए हैं, लेबॉर्ट्री की एक भी रिपोर्ट, बरतानिया की लेबॉर्ट्री की एक भी मेडिकल रिपोर्ट कभी कहीं मियां साहब ने शो नहीं की, बल्कि जहां मौजूद है उनको क्लासीफाई करवा के छुपा दिया गया ताकि कोई उन रिपोर्टों तक रसाई हासिल ना कर सके। ये है वो होशियारी। और मैंने आपको बताया था कि मियां साहब के प्लेटलेट्स वहां जाते ही नॉर्मल हो गए थे, और इस सवाल का जवाब मियां साहब के पास नहीं है। मैंने चैलेंज भी किया था, आज ले आए रिपोर्टें, मंजर-ए-आम पे लाएं, बताएं। तो जब तक लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें नहीं होंगी तब तक डॉक्टर का कहा सही या गलत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए मियां साहब की जो डॉक्टर की खतो किताबत है, बल्कि उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर भी लंदन से आने वाली है, और मुझे पहले से पता है कि डॉक्टर डेविड लारस के बारे में और क्या आने वाला है, वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन डॉक्टरी खतो किताबत नहीं, लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें जो हैं जब तक मियां साहब नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।